एटीपी मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे और इस यूनिक सी और अमेजिंग सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो नंबर 11.1 यानी कि प्रीवियस वीडियो 11th नंबर की थी और इसमें हमने स्टार्टिंग कर दी थी मौर्य वंश यानी मौर्य डायनेस्टी की, और हमने जाना कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चाणक्य और इनसे रिलेटेड जो बुक है अर्थशास्त्र, उसके बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो निकल के आते हैं, और साथ ही साथ बिंदुसार और अशोक के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट 5 मिनट के अंदर अंदर। मेक श्योर कि आपने इससे पहले पहला वीडियो, मतलब इसका पहला वीडियो देखा हो, और सीरीज़ तो कंटिन्यू चली ही रही है, तो उसमें जो है मेक श्योर कि आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम आता है वो 322 BC में आता है, ठीक है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट हम बात कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार इसने जो है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को भी जीत लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इसका प्रभाव दक्षिण तक भी हमें देखने को मिलता है, और ये रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में इसके साक्ष्य मिल गए थे। अच्छा, उस टाइम पे जो प्रचलित मुद्रा जो थी वो पण थी, ठीक हो गया, और प्रमुख केंद्र जो है तक्षशिला था शिक्षा का, है ना। और इसकी मृत्यु हो गई थी श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे। अच्छा, ये लास्ट टाइम पे जैनी हो गया था, है ना, जैन धर्म इसने अपना लिया था। तो वहाँ पे जो है ना, जैन धर्म एक संथारा और संलेखना एक विधि होती है। इसमें क्या है कि जीवन के अंतिम क्षणों में जब आपका शरीर काम करना बंद कर जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप भोजन को त्याग देंगे। तो एक तरीके से इच्छा मृत्यु थी ये, तो ऐसे ही इसने उपवास किए और इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए ठीक है, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार जो है इसका जो क्षेत्र था वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, ना, गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक ओवरऑल जो है क्षेत्र देख लेंगे। देखिए, ये जो है शेडेड रीजन है, ये जो है पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है, ठीक है। आप इसमें बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट करूँगा। देखिए, ये सौराष्ट्र हो गया, यानी कि गुजरात, ये मालवा, है ना, ये जीत लिया था इसने, ठीक है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, ये मकरान हो गया, ये कंधार हो गया, ये हेरात और काबुल, ये सेल्यूकस ने दे दिए थे दहेज के रूप में, ठीक है। तो ये सारा सेडेड जो रीजन है ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का है। और उसके बाद जब अशोक आएगा, सम्राट अशोक, महान अशोक आएगा, तो ना वो ये जो मैसूर और जो ये कलिंग है इसको भी जीत लेगा। तो ये यहाँ तक जो है अपना एक तरीके से ये पूरा जो मौर्य वंश का साम्राज्य है वो हो जाएगा। बस चोल और पांड्य और नीचे जो है श्रीलंका, इसको ये कवर नहीं कर पाए थे। ओवरऑल पूरे भारत में इन्होंने एक साम्राज्य यहाँ पे स्थापित कर दिया था। मौर्य वंश का बहुत बड़ा और अद्भुत साम्राज्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि साक्ष्य जो कि जूनागढ़ अभिलेख में मिले हैं। ये जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है, क्वेश्चन जो माइंड में आता है। देखिए, ये गुजरात में है, गिरनार नामक स्थान पे। यहाँ पे जो है सुदर्शन झील के निर्माण की बात भी देखने को मिलती है, और साइड में ये पिक्चर भी लगा दी है मैंने झील की। ऑल गुड। अच्छा, इसी अभिलेख में जो है ना, पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है वो एज इट इज़ चंद्रगुप्त मौर्य वर्णित है। वरना इसको क्या क्या कहा गया है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है ना, सैंड्रोकोट्स, वृषल, ये सब, ठीक है। इस पर चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने कराया, तो ये चंद्रगुप्त के राज्यपाल, उसका नाम आता है वैश्य पुष्यगुप्त, ठीक है। तो इसने जो है इसका निर्माण करवाया है। आदेश तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही आदेश पर करवाया है ऑब्वियसली। अच्छा, इसके बाद जो है ना इसका पुनर्निर्माण भी कराया गया। तो तुषाश्म, जो कि अशोक का महामात्य, यानी कि आप मंत्री कह लीजिए, तो उसने फिर बाद में जो है इसका पुनर्निर्माण कराया। कुछ जो है जीर्ण शीर्ण हो गई होगी। ऑल गुड। उसके बाद फिर से इस पर इसका जीर्णोद्धार किया है पर्णदत्त ने, और ये गुप्त काल की बात है, ठीक है। और स्कंदगुप्त राजा होगा उस टाइम पे, तो पर्णदत्त के द्वारा जो है उसने जीर्णोद्धार करवाया। अब देखिए, बहुत लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, लाइक ये जो गुप्त काल है, यानी कि गुप्त वंश और मौर्य वंश में। देखिए, मौर्य वंश पहले आया है और गुप्त जो वंश है वो बाद में आया है। तो इसके लिए मैं आपको अभी यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ओके, सो ये मैंने एक यहाँ पे टाइमलाइन बना दी है, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्या हुआ। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हसीन मासों का साथ, प्रीवियस वीडियो में बताई थी, इससे पिछले वीडियो में। तो ह सी न माँ से मौर्य वंश। तो देखिए, मौर्य वंश के बाद यहाँ पे सुंग वंश आता है, फिर कर्ण आता है, फिर सातवां। उसके बाद यहाँ पे यूनानी अटैक हो जाते हैं, ठीक है, विदेशी आक्रमणकारी आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद शक, कुषाण, और उसके बाद आता है गुप्त, यानी कि गुप्त वंश देखिए और मौर्य वंश देखिए, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया साफ साफ कि पहले जो है मौर्य वंश आया और उसके बाद जो है गुप्त वंश आया, ठीक है। ऑल क्लियर। और कुछ बातें देखिए। अच्छा, चंद्रगुप्त के गुरु जो, यानी कि प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, वो चाणक्य थे, ठीक है। इसका जो पुत्र हुआ एज अ उत्तराधिकारी वो बिंदुसार हुआ, ठीक है। और ये बिंदुसार की माता थी दुर्धरा। इसकी माता कौन थी, दुर्धरा, ठीक हो गया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी दुर्धरा। लेकिन पहली बार विदेशी विवाह का भी तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ना, यूनान से जो है
कार्नेलिया हेलेना से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है, और ये कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री। अभी सेल्यूकस आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, सिकंदर का आक्रमण हुआ था ना, तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस। अब सिकंदर के बारे में मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखिए हुआ क्या था, सिकंदर के बारे में हमें ये पता चलता है। देखिए कुछ डेट्स हैं सिकंदर से रिलेटेड। 326 बीसी, 326 बीसी में सिकंदर का जो है इंडिया पे क्या हो जाता है, इंडिया पे जो है वो अटैक कर लेता है। उसके बाद एक और डेट आती है जो कि है 323 बीसी। ध्यान रखेंगे 323 बीसी में यही सिकंदर, इसकी हो जाती है मृत्यु, और वो जगह है बेबीलोन। बेबीलोन एक जगह है, वहाँ पे जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टाइम पीरियड आता है, देखिए 322 बीसी, मौर्य वंश की स्थापना यहाँ पे, यानी कि चंद्रगुप्त राजा बन गया 322 बीसी में। और डेट आई 305 बीसी, फिर आगे टाइम गया गया गया, कई सालों के बाद सेल्यूकस के साथ जो है युद्ध होता है ना फिर। तो ये इस तरीके से ये टाइम जो डेट्स हैं हमें याद रखनी है, 326, 323, 322 और 305 बीसी। अभी कैसे चला, देखिए बिफोर क्राइस्ट सबसे पहले क्या, देखिए हम बात कर रहे हैं बिफोर क्राइस्ट है ना, तो हम जीसस क्राइस्ट का जन्म मान लेते हैं 0। अच्छा ये चीज़ इसको समझने के लिए बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट एक वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, उसको देख लीजिए आप, या फिर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। देखिए जीसस क्राइस्ट का जो जन्म वर्ष माना गया वो 0 से पीछे को जब आप जाएंगे तो वो सारा बीसी है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे जाएंगे 1 2 3 साल 5 साल, ऐसे ही सबसे पीछे पीछे जाएंगे तो 300 साल, हाँ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर अगर मैं समझाना चाहूँ तो देखिए ये जैसे टाइम लाइन है, ये 0 हो गया है ना, तो आप 1 साल गए, 2 साल 3 साल, ऐसे ही यहाँ पर आप जाएंगे 300 साल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 305 ये वाला वर्ष आ जाएगा यहाँ पे सपोज, ठीक है, ये इधर पर आ गया। उसके बाद 322 ये पीछे कोई तो आएगा यहाँ पे है ना, 322 ये वाला ईयर आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 323 आएगा, ठीक है, ये वाला टाइम, और 326 आएगा ये वाला टाइम, ऐसे ही तो जाएगा। जब हम पीछे को जाएंगे तो ऐसे ही तो देखेंगे, लेकिन टाइम कैसे चल रहा है वो ऐसे आगे को चल रहा है। तो यानी कि सबसे पहले जो है सिकंदर का अटैक हुआ 326 में, उसके बाद 323 वो उसकी मृत्यु हुई, और 322 में कहीं पे जो है फिर उसके बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त राजा बना होगा, और 305 बीसी में फिर टाइम आगे गया होगा, तो यहाँ पे जो है सेल्यूकस के साथ उसका युद्ध हुआ होगा। तो ऐसे तो ये चीज़ जो है समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। ओके अच्छा, अब सिकंदर आ गया था 326 बीसी में। 326 में जब सिकंदर आया था तो वो आया था सिंधु नदी के किनारे, और वो सिंधु नदी ना होके वो पता है क्या थी, झेलम नदी। हुआ क्या था कि झेलम नदी, यहाँ पे इसका दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा वितस्ता, इसको बोलते हैं वितस्ता, इसका दूसरा नाम है। तो झेलम नदी के तट पे जो है सिकंदर आया, तो यहाँ पे आया सिकंदर, और दूसरे छोर पे जो था वो था हमारा पोरस। तो क्वेश्चन ये आता है, पोरस के साथ लड़ाई हुई थी ना इसकी, तो पोरस और सिकंदर का जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध का जो नाम हमें देखने को मिलता है, इस युद्ध को बोला गया है, वो युद्ध है आपका हाईडेस्पस का युद्ध। इसको क्या बोला गया, हाईडेस्पस, या फिर इसको बोला गया वितस्ता नदी के किनारे होता है ना, तो वितस्ता नदी का मतलब वितस्ता युद्ध, हाईडेस्पस युद्ध इसको बोला गया। नहीं, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था इस युद्ध में, ठीक है। पोरस जो है हार जाता है ना, सिकंदर जीत जाता है, ऐसी कुछ कहानियाँ। और अच्छा एक और चीज़ है, इस टाइम पे जब सिकंदर का ये अटैक हो रहा था, तो इस टाइम पे इंडिया में यानी भारत में जो राजा था ना वो कौन था, घनानंद था। घनानंद यानी कि नंद वंश का राजा, ठीक है। और इस घनानंद के बाद क्या था, हसीन मासुका 7, नौ से नंद वंश, हसीन माँ से मौर्य वंश। नंद वंश के समाप्ति के बाद मौर्य वंश आया था, ठीक है। तो घनानंद के टाइम पे जो है ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ठीक है। ऑल गुड, आगे बढ़ते हैं। और ये जो झेलम नदी है ये वही इंडस सिंधु नदी की सहायक। नेक्स्ट आता है चाणक्य के बारे में। देखिए चाणक्य जो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते थे, चंद्रगुप्त के गुरु थे, और चंद्रगुप्त के ही प्रधानमंत्री हुए। जब वो राजा बना तो उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बन गए। देखिए क्या है कि चाणक्य का जो है ना चंद्रगुप्त के राजा बनने में बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ अगर देखिए चाणक्य नहीं होते ना तो जो मौर्य वंश है शायद ये भी ना होता। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो चंद्रगुप्त है उसको तो वृषल कहा गया, यानी कि शूद्र, नीच कुल में उत्पन्न होने वाला, ठीक है। इवन जो उसके फादर थे ना वो जो है घनानंद के दरबार में थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त इस तरीके से राजा तो मतलब नहीं बन पाता, ठीक है, इतना काबिल नहीं बन पाता था अगर चाणक्य ना होते। तो अब ये सब कुछ कैसे हुआ, देखिए हुआ क्या था कि जब मैंने अभी आपको बताया कि जब सिकंदर अटैक कर रहा था तो उस टाइम पे घनानंद था। घनानंद इतना भोग विलासी था, वो बिल्कुल अपने भोग विलास में डूबा हुआ था। तो चाणक्य ने उसे समझाया कि देखिए क्या है कि सिकंदर आ गया, वो अलेक्जेंडर आ गया, सबको जीता हुआ इंडिया में घुस जाएगा वो, ठीक है, तो कुछ कीजिए आप। तो
इसी दौरान क्या हुआ कि घनानंद ने इनको जो है मतलब भरी सभा में एक तरीके से इनका तिरस्कार किया और धक्के मार के बाहर निकाल दिया, ऐसी कुछ बातें हुई। तो वहीं पर ये प्रतिज्ञा लेते हैं, अपनी चोटी खोल देते हैं, कहते हैं कि जब तक घनानंद तेरा जो है सर्वनाश नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। इसी प्रकार फिर वो एक योग्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को पकड़ते हैं, वो योग्य होता है ना, वो धीरे धीरे करके उसको एक तरीके से राजा तक बना देते हैं वो, है ना। तो और वो मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। तो ये सारी बातें हैं, वो घनानंद को हराता है ना, अपना बदला लिया होता है चाणक्य ने। और तो इस प्रकार की बातें हैं, ठीक है। चाणक्य के बारे में और देखिए, इनका अन्य नाम आपको देखने को मिलता है विष्णुगुप्त, कौटिल्य और द्विजाशर्व इनका नाम देखने को मिलता है। इनके पिता थे चणक, पुत्र का नाम क्या होगा, चाणक्य। ऑल गुड। राजनीति से संबंधित पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वो इन्हीं की है। अब अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कई बार आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है अर्थशास्त्र की, ठीक है। एक मैकियावेली राइटर है, इसी प्रकार जैसे चाणक्य राइटर है। तो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, ऐसे ही जो मैकियावेली है उसकी प्रिंस, तो प्रिंस और अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है आपस में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो ये अर्थशास्त्र है ये 15 भागों में विभाजित है, यानी कि इसके पार्ट्स होंगे कुछ इसमें ना ऐसे, तो प्राधिकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से विभाजित है 15 भागों में। अच्छा, इसमें लगभग 6000 श्लोक आपको देखने को मिलते हैं। श्लोक कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये संस्कृत में है। जो ओरिजिनल बुक है, जो अर्थशास्त्र है, वो संस्कृत में लिखी गई चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 7 सप्तांगों का उल्लेख इसी में है। अब वो 7 सप्तांग कौन कौन से, ये भी कई बार आ जाता है। देखिए इन्हें क्रम से देखिए, राजा, अमात्य, अमात्य मंत्री एक ही हो गया, जनपद, दुर्ग, कोश, इसी प्रकार दंड या फिर सेना कह लो आप, या मित्र। तो इस प्रकार ये इनका उल्लेख आपको, यानी सप्तांग कहे गए, तो ये अर्थशास्त्र में ही है। अच्छा, अर्थशास्त्र में ना एक जो गुप्तचरों के संबंध में काफ़ी उल्लेख वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि इस शासन प्रशासन की ही पुस्तक थी, राजकाज कैसे चलाना है, ठीक है। तो देखिए, गुप्तचर को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष ये उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर कार्य करने वाले जो गुप्तचर होते थे उन्हें संस्था कहा गया, संस्था। ये सारे पॉइंट जो है मेंशन करने वाले। भ्रमण जो करते होंगे गुप्तचर, उन्हें संचार कहा गया, ठीक है। और यहाँ पे चर का भी प्रयुक्त हुआ है, वो संभवतः गुप्तचर ही उसको जो है। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र में ही 18 शीर्षस्थ अधिकारियों का वर्णन मिलता है। इनको बोला गया तीर्थ या फिर महामात्र, यानी मंत्री ना, ठीक है। ये जब हम शासन प्रशासन में पढ़ेंगे तो तब जानेंगे, लेकिन मेन पॉइंट यही है, जो अर्थशास्त्र बुक है वहाँ पे जो ना 18 बड़े जो पदाधिकारी हुए होंगे उस मौर्य वंश के साम्राज्य में, उनकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अर्थशास्त्र की जो संकलन करता है, ठीक है, यानी अर्थशास्त्र को इकट्ठा कर करके मतलब जो संकलित किया, वो जो किया वो आर श्याम शास्त्री जी ने किया। शास्त्री है यहाँ पे, ये शास्त्री नहीं है, शास्त्री, 1909 में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप मेंशन करते हुए चलेंगे, ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब कुछ जानकारियाँ जो इंपॉर्टेंट थी वो कवर कर ली हैं। उनके गुरु चाणक्य के बारे में भी कर ली है, और उनसे रिलेटेड जो बुक थी अर्थशास्त्र उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब उत्तराधिकारी जो चंद्रगुप्त का हुआ, चंद्रगुप्त राजा बना सबसे पहले, उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा बिंदुसार। देखिए, बिंदुसार का टाइम पीरियड 298 BC है, ठीक है। टाइम इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये है कि चंद्रगुप्त के बाद ये बना था। तो इससे संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं फटाफट। देखिए, मगध की राजगद्दी में बैठता है ये, है ना, मगध यानी वही पाटलिपुत्र, राजधानी इसकी पाटलिपुत्र रही, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, अमित्र घात इसको बोला गया, यानी कि इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ऑल गुड। इसको ही भद्रसार या फिर वारीसार भी बोला गया है। ये वायुपुराण में इसके नाम अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। जैसे चंद्रगुप्त के मिले थे ना, मैं वृषल, सैंड्रिकोट से, इस प्रकार से सिंहसेन कहा गया इसे जैन ग्रंथ में। तो 3 नाम अमित्रघात बिंदुसार के लिए ही है, भद्रसार भी और सिंहसेन भी। कहाँ कहाँ कैसे कहा गया वो सब यहाँ पे मेंशन। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, ये आजीवक संप्रदाय का था। इसके पिता जो चंद्रगुप्त थे वो लास्ट में जैन संप्रदाय के हो गए थे, ध्यान रखना। और बिंदुसार यहाँ पर आजीवक संप्रदाय का हो गया था। अभी आजीवक भी एक संप्रदाय होता था उस टाइम पे, है ना। और इसकी स्थापना की थी मखली पुत्र गोसाल ने, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, ये आजीवक संप्रदाय था। नेक्स्ट देखिए, एक एंटीयोकस सीरिया का राजा था, तो उसका एक राजदूत था जिसको बोला गया है डाइमेकस, उसका नाम है डाइमेकस, ठीक है। ये जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑल गुड। इससे पहले चंद्रगुप्त के बारे में हमने जाना कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था मैगस्थनीज, ठीक है। और यहाँ पे बिंदुसार के दरबार में आ रहा है डाइमेकस, और यही डाइमेकस जो है ना, वो मैगस्थनीज जो था ना उसका उत्तराधिकारी था, ठीक हो गया। ऑल गुड। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, 16 राजों का विजेता इसको बताया गया। एक बौद्ध विद्वान तारानाथ है, उन्होंने बिंदुसार को कहा कि 16 राज्यों का राजा था। अच्छा, इसी के टाइम पे तक्षशिला विद्रोह भी हो गया था, जो कि तक्षशिला आज की डेट में पाकिस्तान वाला एरिया कहेंगे हम, ठीक है। और उस विद्रोह को दबाने के लिए उसने किसको भेजा था, सुशीम को भेजा था, और अपने पुत्र अशोक को भेजा था, ठीक है। ध्यान रहे, उस टाइम पर अशोक जो ना अवंती, जो उज्जैन वाला क्षेत्र है, वहाँ का राज्यपाल हुआ करता था। और साथ ही साथ जब तक्षशिला के विद्रोह को इसने दबा दिया था अशोक ने, तो वो तक्षशिला का प्रांतीय शासक भी
रहेगा, आगे मैं बात करूँगा अशोक के बारे में। तो ये ओवरऑल बिंदुसार के बारे में सारे फैक्ट्स यहाँ पे निकल के आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी होगा सुसीम, और बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का जो राजा बनेगा वो अशोक बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, जो बिंदुसार था वो अपने बेटे सुसीम को जो है राजा बनाना चाहता था, लेकिन अब अशोक जो है उसने अपने कई भाइयों की हत्या की है, और साथ ही साथ सुसीम की भी हत्या करने के बाद वो राजा बना, और उसका एक मंत्री हुआ राधागुप्त, उसकी सहायता से ये जो है बना था राजा, ठीक है। कौन? अशोक। ये रहा सम्राट अशोक। अशोक के बारे में भी जानकारी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक के थ्रू। अशोक, अब नेक्स्ट राजा अशोक है ना, बिंदुसार के बाद अशोक आ गया, ठीक है। अच्छा, ध्यान रहे बिंदुसार के बारे में एक और बात ये है कि बिंदुसार के बारे में ये कहा जाता है कि बिंदुसार जो है एक महान पिता का बेटा और एक महान पुत्र का पिता था, ठीक है। ध्यान ध्यान रखें इस बात को। देखिए, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आया, उसके बाद उसका बेटा अशोक, तो बिंदुसार बीच में एग्जिस्ट करता है। तो बिंदुसार एक महान राजा का बेटा था, यानी कि चंद्रगुप्त का बेटा था, और एक महान राजा का पिता। महान कौन? अशोक, अशोक का पिता था। तो ये बात है, ठीक है। तो अशोक इस प्रकार से मैं कहूँगा। अ से मैं इसके लिए कहूँगा अभिलेख। यस, अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख बनाए इसने, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो जो ये अभिलेख इसके थे, ये इनकी भाषा जो है अर्धमागधी प्राकृत थी, प्राकृत भाषा, और जो लिपि थी वो ब्राह्मी। ज़्यादातर आपको इंडिया में देखने को जो इसके अभिलेख मिलेंगे, अशोक के अभिलेख जो हम पढ़ते हैं वो ये है। स से यहाँ पर हम कहें श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना भी कहा जाता है कि अशोक ने ही की है, और ये राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी जो कि कल्हड़ की है, उस बुक में इस बात की जानकारी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ क से आप कह लीजिए कुणाल, इसका उत्तराधिकारी जो होता है वो कुणाल होता है। तो ये कुछ 3 बातें, 3 ही फैक्ट मैंने बताई। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि बीच में काफ़ी एक्सप्लेनेशन हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 5 मिनट का ही वीडियो था, कॉन्सेप्ट जो हमारा था, आज का कंटेंट जो था वो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डेडिकेटेड होने वाला है अशोक के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके अभिलेख वगैरह सब कुछ जानकारी हम जुटाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।